Hi everyone. I hope I'm visible to you all. Hi Shivam. Hi Aryan. Hi Vaishnavi. Hello Sameer. Hi Rohan. Hi Harshit. Hi Ayush, Avik, Ayushi, Kuldeep, Samarth, Rubina, Ashutosh, Ayushi Mishra and Ayush Patil, Ayushi, Yashi, आविष्कार. ये यार बहुत इंटरेस्टिंग नाम है आविष्कार. हाय अनुराग. हाय कस्तुभ. हाय ऋषिकेश. बहुत सारे लोग एक साथ हाय भेज रहे हैं. एक बार प्लीज यस भी भेज दो कंफर्म करने के लिए कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है एंड मैं दिखाई भी दे रही हूँ. यस. ओके. ओके. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने भेज दिया. ठीक है. ओके. हिमांशु, प्रणय, रुचिका, राज शर्मा. ठीक है. हाय एवरीवन. सो दिस इज आवर लाइव मेंटरशिप सेशन 2. इस सेशन का जो टॉपिक है वो रहेगा प्रोजेक्ट्स के अराउंड. काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका शायद प्लेसमेंट सीजन, इंटर्नशिप सीजन अभी आ रहा होगा, तो उनको डाउट्स होंगे कि एकदम से जो है प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बनाएं. काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हैं या अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, सेकंड ईयर के अंदर है, तो उनके पास कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम है. तो उन्हें किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और जिनका बिल्कुल अभी के अभी आने वाला है प्लेसमेंट सीजन, उनको कैसे बनाने चाहिए, दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं. काफी सारी चीजों को कवर करेंगे आज. और ये वो वाला वीडियो, मतलब ये वो वाला लाइव सेशन नहीं होगा जिसके अंदर हम आइडियाज डिस्कस करेंगे कि चलो भाई इस पे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इस पे आप बना सकते हो, इस पे आप बना सकते हो. ऑल्दो वो थोड़ा सा मैं कवर करूंगी, पर अगर मैं पूरे सेशन में सिर्फ यही बताऊंगी आपको कि आपके ये प्रोजेक्ट आइडिया है, ये हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा. काम तब बनेगा जब हमें समझ में आएगी प्रोजेक्ट हमें बनाने क्यों हैं, किस तरीके से बनाने हैं, इंपॉर्टेंस कितनी है प्रोजेक्ट्स की. जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, हमारे फंडे क्लियर होंगे, एंड उसके बाद जब हम खुद से जाकर कुछ ऐसा आइडिया सोचेंगे, तो वो पर्सनल टच बहुत जरूरी होता है प्रोजेक्ट्स में. इनफैक्ट आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे प्रोजेक्ट आइडियाज, आई एम श्योर कि आपको 20 से 50 वीडियोस मिल जाएंगी विद प्रोजेक्ट्स आइडियाज. तो इस लाइव सेशन में हम उससे एक लेवल ऊपर की थोड़ी सी बातें कर रहे होंगे. विकास इज सेइंग मैम लुक इन द फ्रंट. अरे मैं एक्चुअली सेटअप इस तरीके से, मेरा कैमरा सामने है और लैपटॉप जहां से मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं आप लोगों के, जो आप मुझे मैसेजेस भेज रहे हो, वो मुझे मेरे लैपटॉप में दिख रहे हैं, जो कि नीचे है थोड़ा सा. ये मेरी टेबल थोड़ी सी नीचे है, इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ रहा है. थैंक यू एवरीवन जो मुझे पर्सनली अभी हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड आप लोगों ने जो वीडियो भेजी थी मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी. थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस जिन सबने वीडियोस भेजी. अब जो हमने वीडियो डाली थी एक्चुअली, उसके नीचे एक बच्चे ने कमेंट किया कि आप सारी जिन जिन ने सबमिट की थी सबकी यूज क्यों नहीं की, उन सबकी भी यूज करो. तो उनके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ आइडियाज कि उन सबकी वीडियोस को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ. इनफैक्ट आपके पास भी कोई मैसेजेस हैं तो उनको आप मुझे बता सकते हैं. मैंने गूगल फॉर्म पे, अच्छा ठीक है, मैसेज भेजा है, प्लीज रीड. ओके, आई रीड इट. आई आस्क द टीम टू फॉरवर्ड द मैसेज. रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. अगर जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत मिस हो जाता है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. हेलो लेजेंड आफ्ताब. आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी अ टीचर. अच्छा, कैमरा एंगल टेढ़ा है. हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड. मेरा एक्चुअली स्टैंड टेढ़ा हो गया, तो उसको अभी मैं ठीक करूंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. उसको मैं लाइव सेशन के बाद ठीक कर लेती हूँ. चलो, काफी सारे मैसेजेस मैंने भेज दिए हैं, मतलब पढ़ लिए हैं, और अब हम शुरुआत करेंगे. पिछले वाला जो सेशन था, आई होप काफी स्टूडेंट्स को लंबा ना लगा हो. सेशंस एक्चुअली लंबे तब हो जाते हैं जब मैं ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बीच बीच में जो भी छोटी मोटी चीज आती है जो मुझे लगता है कि आपको जरूरी पता होनी चाहिए, वो मैं शेयर कर देती हूँ. और इसको यूट्यूब वीडियो की तरह कंसाइज में रखना नहीं चाहती मैं. प्रॉपर पूरा जितना ज्यादा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, वैसे कर सकते हैं. Ankit is writing, I got an internship in Amazon. Thank you, ma'am. Acha. Congratulations, Ankit. Very proud of you.
चलो, अल्फा बैच इज रेवोल्यूशनरी, रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर 2 years। इसको मैं दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो बैच का एक्सेस है अल्फा का, ये आपके लिए 1 साल तक है, पर मैं बोलूंगी 1 साल का वेट नहीं करना इसको खत्म करने के लिए। इतनी जल्दी खत्म कर दो कि मतलब एक्सेस वैसे ही पड़ा रहे और हमने पूरा कोर्स खत्म कर लिया है। तो कोशिश करिए, टारगेट करिए कि 3 से 4 मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर हम इसको पूरा खत्म कर दें। उससे ज्यादा की एक्सेस की मुझे जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे ना, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। आज आपने स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ लिया, आप सोच रहे हैं 6 महीने बाद जाकर मैं ट्रीज एंड ग्राफ्स पढ़ूंगा, तो वो थोड़ा सेंस नहीं बनाएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स एक साथ एक फ्लो में कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद आप रिवीजन करते रहना करते रहना। सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका भी डाउट है सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हो गई हैं, अब शुरुआत करते हैं क्लास की। मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। ऑल राइट, आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी, सेशन 2 वाली। यस, अगर किसी को दिख रही है तो प्लीज यस एक बार लिख दें, मुझे बता दें, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ सिद्धार्थ, आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिसंबर तक। हाँ हाँ, मिल जाएगा, जब भी आप कंप्लीट करेंगे तभी मिल जाएगा। चलो, आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन नाउ। माय आईपैड स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन जिसपे मैं अभी लिख रही हूँ। ओके, ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक कोट के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो। डोंट कंफ्यूज एक्सेलेंस विद परफेक्शन। यानी परफेक्शन जब आएगी तब आएगी, उससे पहले एक्सेलेंस आ जाएगी। तो एक्सेलेंस को, यानी बहुत ही अच्छा, जब आप एक्सेलेंस को एक तरीके से मैं सक्सेस भी कह सकती हूँ, उसको परफेक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। हमें ये नहीं सोचना कि परफेक्शन आएगी तभी मैं एक्सेलेंट बनूंगा या तभी कुछ चीजें बहुत अच्छी हो रही होंगी, क्योंकि एक्सीलेंस एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम रीच कर सकते हैं, और परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस। यानी परफेक्शन गॉड गिवन होता है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चले तभी मैं एक्सीलेंस की तरफ कदम बढ़ाऊंगा, ऐसे माइंडसेट के साथ हमें बिल्कुल नहीं चलना। हमें क्या करना है, एक्सीलेंट होने की कोशिश करनी है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो रहे हो, किसी भी चीज में हो रहे हो। परफेक्शन आनी होगी तो आएगी, नहीं आएगी कोई बात नहीं, पर एक्सीलेंस तक हम पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस मैसेज के साथ हम क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर एक्सीलेंस। तो इस सेशन के अंदर हम कवर क्या क्या कर रहे होंगे। एक तो ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड है। सेशन के अंदर सबसे पहले तो हम अपने कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हम कुछ टेक्नोलॉजीज डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट को बनाने का प्रोसेस कैसा रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि अपने रेज्यूमे में मैंने अपने सेकेंड ईयर के कौन से प्रोजेक्ट्स लिख रखे थे, थर्ड ईयर में कौन से प्रोजेक्ट्स चेंज करके जब मैंने नया रेज्यूमे बनाया था तब कौन से लिखे थे, मेरे फोर्थ ईयर में जब मैं हर साल अपने रेज्यूमे को, हर साल क्या इनफैक्ट मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट कर लिया, नई इंटर्नशिप कर ली, तो उसके बाद मैं रेज्यूमे अपडेट करती थी। तो फोर्थ ईयर के अंदर कौन से। इसके साथ साथ मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं, कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई सेल्सफोर्स नाम की कंपनी में काम कर रहा है, उनके मैं आपको रेज्यूमे में दिखाऊंगी कि उन्होंने अपने फोर्थ ईयर में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया है। साथ के साथ लास्ट में मैं आपके साथ कुछ हेल्पफुल लिंक्स एंड ट्यूटोरियल्स शेयर करूंगी, जो अगर आपकी अभी प्लेसमेंट या अभी इंटर्नशिप अप्रोच कर रही है अगले कुछ महीनों के अंदर, या आपके शुरू हो गया प्लेसमेंट सीजन, इंटर्नशिप सीजन, उसके लिए आपको अभी के अभी थोड़ा अर्जेंटली प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो डायरेक्ट हम कौन से ट्यूटोरियल से हम थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, या फिर इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में भी अगर हमें सीख के कभी बनाने हैं तो फिर हम ट्यूटोरियल से थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं, उसके बाद चीजों को आगे खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस सेशन के अंदर बात कर रहे होंगे।
ऑल राइट, मैं एक्चुअली एक ऑप्शन सर्च कर रही हूँ, मुझे पर वो मिल नहीं रहा। किसी और को, मतलब अगर आप चाहते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम कुछ और चीज टच करें तो उसके बारे में अभी एक बार थोड़ा सा मुझे आप Q&A में टाइप करके बता सकते हैं, तो मैं चेक कर लूंगी, उसको भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। और अगर साथ के साथ, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया ही होगा ऑलरेडी। ऑल राइट, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें प्रोजेक्ट्स की जरूरत क्यों है अपने रेज्यूमे के अंदर। पहले मैं बता देती हूँ रेज्यूमे क्या होता है। जब भी हम कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो हमें एक शीट ऑफ पेपर वहां पर सबमिट करना होता है। उस शीट ऑफ पेपर के ऊपर हम अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यानी हमारे कॉलेज का नाम क्या है, हमारे मार्क्स कितने हैं, हमने 12th कहाँ से करी, उसके अंदर कितने मार्क्स थे। जैसे जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल बन जाते हैं वैसे वैसे आप अपने काम के बारे में ज्यादा बात करते हैं एज कम्पेयर टू आप कौन से कॉलेज से हैं या फिर आपने कौन से स्कूल से ग्रेजुएट किया है, तो फिर आपने कितनी इंटर्नशिप्स करी हैं। उसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स लिखते हैं कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए कॉलेज के अंदर, कॉलेज से ग्रेजुएट होकर, स्कूल के अंदर, कहीं भी। एंड इसके साथ साथ हम अपनी हॉबीज लिख सकते हैं, हम कौन से क्लब्स में रहे हैं, हम कौन सी सोसाइटीज में रहे हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें सबसे ऊपर देनी है, अपना नाम हमें सबसे ऊपर देना होता है। पर हम एक पूरी लाइव क्लास रखेंगे आगे रेज्यूमेज, जिसमें हम लाइव बैठकर अपने लिए एक रेज्यूमे तैयार करेंगे, तो उसके बारे में वरी नहीं करना। बेसिकली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको हमें रेज्यूमे के अंदर मेंशन करना होता है। क्यों मेंशन करना होता है, उसके पीछे सबसे सिंपल रीजन जो है वो ये है कि इट शोज ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। आपने ऑन ग्राउंड जाकर एक्सपीरियंस लिया है, आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस है, ये आपके प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे के अंदर दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं की। हो सकता है हम फर्स्ट टाइम एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हूँ, हो सकता है हमने आज तक इंटर्नशिप नहीं की और डायरेक्टली हम एक प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन होता है ना, उसमें लिखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती क्योंकि हमने इंटर्नशिप करी नहीं, तो हमें इस सेक्शन को कंप्लीटली हटाना पड़ता है। तो वहां पर हमें जो सेव करता है वो होता है हमारा प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन। हम क्या करते हैं, अगर मैंने आज तक कोई इंटर्नशिप नहीं करी तो मैं अपने प्रोजेक्ट सेक्शन को बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इंटर्नशिप का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं दिखा पा रहा तो मैं प्रोजेक्ट से ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस दिखा दूंगा। दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली वैलिड। इनफैक्ट अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली कंपनीज एक्सपेक्ट, मोस्टली क्या 99% कंपनीज एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपने पहले कोई इंटर्नशिप करी हो। हाँ, अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है वो एज अ प्लस पॉइंट एक्ट करता है। पर अगर इंटर्नशिप्स नहीं है तो कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। उस केस में हमें क्या करना है, 2-3 बढ़िया से प्रोजेक्ट्स डालने हैं रेज्यूमे के अंदर, एंड दैट इज अ वे टू ट्राई एंड मेकअप फॉर दैट फैक्ट। यानी यहां हम जितने अच्छे प्रोजेक्ट डाल पाएंगे, जितने अच्छी हम उनकी क्वालिटी रख पाएंगे, उतना बेटर वो हमारे लिए होगा अगर हमने पहले कभी इंटर्नशिप नहीं किए तो इंटर्नशिप के टाइम पर तो हमें प्रोजेक्ट डालनी है क्योंकि उससे पहले तो इंटर्नशिप हमने करी नहीं है, ना कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। पर हाँ, कंपनी दोनों केसेस में ये जरूर एक्सपेक्ट करती है कि आपने एटलीस्ट कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे।
सबसे ज्यादा वैसे इंटरव्यूज के अंदर, कोडिंग टेस्ट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ही पूछा जाता है, पर आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होगा, तो आप उसको दिखाएंगे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में, और इंटर्नशिप्स नहीं है फिर तो प्रोजेक्ट्स मस्ट होने चाहिए रेज्यूमे के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ सवाल जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आ सकता है कि मैंने किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोजेक्ट बनाया। मान लेते हैं मैंने वेब डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में मैंने एक फ्रंट एंड बनाया है, एक बैक एंड बनाया है, एक डेटाबेस बनाया है। तो क्या कंपनी ये एक्सपेक्ट करेगी कि मैं उस टेक्नोलॉजी में एक प्रो हूं? तो इसका जवाब होगा नो। आपने किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसका मतलब कोई भी इंटरव्यूअर, रिक्रूटर ये बिल्कुल अज्यूम नहीं कर रहा कि आप उस टेक्नोलॉजी में प्रो हैं। क्योंकि अगर एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर भी, एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अप्लाई करते हैं, तो कंपनी को ऑलरेडी पता है कि आपके पास उस टेक्नोलॉजी में 2 to 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इनफैक्ट आप दिखाएंगे कि मैं फर्स्ट ईयर से कोड कर रहा था और अब मैं फाइनल ईयर में आ गया, तब भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज उसको वैलिड जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं मानती। आपके कॉलेज लाइफ के ड्यूरिंग का आपका जितना भी, आपने कितने भी आप प्रोजेक्ट बना लें, कितनी भी इंटर्नशिप कर लें, उसको एज अ वैलिड एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। वर्क एक्सपीरियंस तब काउंट किया जाता है जब आप फ्रेशर से बढ़कर कंपनी के अंदर आ जाते हैं, और जब आप एक्चुअली कंपनीज के जो रियल टाइम, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर वर्क कर रहे होते हैं, उसको यूजुअली कंपनीज एज अ रियल वर्क एक्सपीरियंस मानती है। तो उससे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आप प्रोजेक्ट में, अगर आपने किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोजेक्ट बनाया है, तो जितना प्रोजेक्ट में यूज हुई है वो टेक्नोलॉजी, उतना आपको पता होगा। उससे ज्यादा आप उस टेक्नोलॉजी में प्रो कोडर हैं, प्रो प्रोग्रामर हैं, आपके पास 2 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, ऐसी किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होने वाली है। पर हाँ, अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आ सकता है, विल आई बी आस्क्ड अबाउट द प्रोजेक्ट्स इन माय इंटरव्यूज? मतलब इंटरव्यू में क्या मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा यस, पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में आपने बनाया। आप ये पूछा जा सकता है कि आपने इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर क्यों बनाया, किसी और टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं बनाया। जैसे बैकएंड आपने बना दिया, बैकएंड में पूछ सकते हैं आपने नोड.जेएस पर ही क्यों काम किया, आपने जंगो पे काम क्यों नहीं किया। तो आप उसमें बता सकते हो मुझे जावास्क्रिप्ट आती है इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज किया। तो आपके पास जो टेक्नोलॉजीज आपने यूज करी हैं, या जो चीजें आपने यूज करी हैं, जो एल्गोरिथम्स आपने यूज करी हैं, हर किसी का आपके पास एक रीजनिंग होना चाहिए कि इस रीजन की वजह से मैंने इसको यूज किया है। क्या बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर आपका कोड चेक किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर का ये जो कोड है, इसमें मुझे बताओ ये वेरिएबल क्या काम करता है? मैं कहूंगी कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम केसेस में आपसे कोड खुलवा के इंटरव्यूअर बोलेगा इसमें ये लाइन एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। हो सकता है हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब हो और उस दिन ऐसा हो जाए हमारे साथ। हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, थर्ड ईयर में आप इंटर्नशिप के लिए बैठे हैं, आपको बोल दिया अच्छा रेज्यूमे में मेंशन किया है तो उसको आप खोल के दिखाओ और समझाओ मुझे। तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स जो है ना, उनमें थोड़ी सी जेन्युइनिटी तो होनी ही चाहिए। जेन्युइनिटी इन द सेंस कि प्रोजेक्ट के बारे में हमें A to Z पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि रिक्रूटर से ज्यादा मैं सवाल पूछ पाऊं उस प्रोजेक्ट के। मतलब खुद से ही एक बार एज अ रिक्रूटर आप सवाल पूछ लें कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या पूछने लायक है, और उस सारी चीजों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा सा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हो वो भी बहुत अच्छा करता है। और ऐसा भी हो सकता है इंटरव्यू में आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी ना पूछे, ये भी बिल्कुल हाईली लाइकली सिनेरियो है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कंपनी किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करती है, कितने राउंड्स लेती है, कैसे आपका रिक्रूटर का माइंडसेट है, क्या आपके इंटरव्यूअर का माइंडसेट है, उस पर डिपेंड करता है कि आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपके इंटरव्यूज में टोटल डीए से पूछा जाए। तीसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि विल आई बी आस्क्ड अबाउट द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द प्रोजेक्ट? यस। आप मान लीजिए आपने जावास्क्रिप्ट को यूज करके प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपसे जावास्क्रिप्ट पर सवाल पूछे जा सकते हैं। पर वहां पर बिल्कुल ऐसा डीप सवाल पूछ दिया जो आपने प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं किया, फिर आप कह सकते हैं कि मैंने उतना ही जावास्क्रिप्ट सीखा है जितना मैंने अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए जरूरी समझा। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत बड़ी होती है। आप समझ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी उठा लें या हम टेक्नोलॉजी कोई भी उठा लें, उसकी कोई सीमा नहीं है। वही उसी सेम टेक्नोलॉजी पे 2 साल वर्क एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, उसी सेम टेक्नोलॉजी पे 5 साल वर्क एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, पीएचपी पे 10 साल वर्क एक्सपीरियंस वाले भी कुछ लोग देखे हुए हैं। तो
टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है। वहां पर अगर आपसे ऐसी चीज पूछ ली जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, तो वहां पे आप रीजनिंग दे सकते हो कि जितना प्रोजेक्ट में है मैंने उतना ही सीखा है और उतना ही मैंने अप्लाई कर दिया है अच्छे से और उतना मुझे आता है। तो वहां पे उसको कोई ऐसा नेगेटिव चीज नहीं लेगा, बिकॉज उन्हें भी पता है कि आपने 4 साल बैठकर सिंगल चीज तो नहीं की होगी। बट हाँ, आपसे टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा जा सकता है, इसीलिए जितना पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी आप प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं, मान लीजिए आपने पाइथन पे प्रोजेक्ट बना लिया और आप एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो पाइथन को यूज करके जो जो फंक्शंस आपने यूज किए हैं, जो जो लाइंस आपने लिखी हैं पाइथन की, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनफैक्ट मशीन लर्निंग की अगर मैंने किसी एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट किया है तो उस एल्गोरिदम के बारे में भी मुझे थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। तो अगर कोई एक्चुअल एमएल वाला इंटरव्यूअर आ गया जिसने थोड़ा सा डिटेल में उसी एल्गोरिदम के बारे में पूछ लिया और हम नहीं बता पाए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो जितनी चीजें हम अपने रेज्यूमे के अंदर लिखते हैं, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि उतनी चीजों के बारे में हम आंसर कर पाए। और मैंने देखा है सबसे ज्यादा चीज जो हेल्प करती है ऐसी सिचुएशंस में, वो होता है कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू कुछ नहीं है, इंटरव्यू एक वाइवा है जहां एंड पे आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, आपको जॉब मिल रहा है। बट ऑब्वियसली इट्स अ वाइवा ऑफ मोर एडवांस थिंग्स। मैं तो ऐसे ही इमेजिन करती थी। नेक्स्ट सवाल जो हमारे दिमाग में आ सकता है वो ये हो सकता है कि क्या मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को कॉपी करना चाहिए। ये सवाल जो है वो मेरे दिमाग में भी आया था, वो मुझे लगता है हर एक कॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में एटलीस्ट आता है। इनफैक्ट इंजीनियर्स के मैं जनरलाइज कहूंगी कि क्या हम प्रोजेक्ट्स को कॉपी कर लें, क्योंकि यूजुअली प्रोजेक्ट्स मैं बता देती हूँ बच्चे कब बनाते हैं। यूजुअली जब हम थोड़ा सा कम सीरियस होते हैं ना, तो हम अपने 3rd ईयर के एंड में जब इंटर्नशिप सीजन आने वाला है या अपने 4th ईयर के एंड में जो प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, तो इस तरीके से बनाते हैं। उस टाइम पर हमारे पास हो सकता है 1 महीना हो सकता है 2 महीने हो सकता है हम 1 हफ्ते बाद ही मेरा प्लेसमेंट सीजन शुरू हो रहा है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। तो सबसे इजी चीज जो लोग सजेस्ट करते हैं, इनफैक्ट हमारे सीनियर सजेस्ट करेंगे, हमारे दोस्त सजेस्ट करेंगे, क्लासमेट सजेस्ट करेगा, सब सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्टली जाएं, एक लिंक पर जाएं। जैसे मान लो यूट्यूब ट्यूटोरियल का मैंने लिंक खोल लिया, वहां से जाकर पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर लिया, मतलब जो सोर्स कोड लिखा हुआ था सब कुछ मैंने कॉपी कर लिया, चीजें थोड़ी सी रीनेम कर ली। दूसरा ये हो सकता है कि कोई आप ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ लें, वहां से हमने देखकर पूरा का पूरा बना लिया, या दोस्त के प्रोजेक्ट को ही मैंने कॉपी कर लिया। ऐसी सिचुएशन से मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा आप दूर रहें, ऐसा हमें नहीं करना। यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कॉपी करने का मतलब क्या है। कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि हमने ट्यूटोरियल देखा, मान लेते हैं यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखा, वहां से मैंने साथ के साथ कोड देखा, वो कोड मुझे अच्छे से समझ में आया और उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें थोड़े से अपने हिसाब से पर्सनलाइज चेंजेस किए। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो ये वाले कुछ चेंजेस हैं ये मैंने खुद के किए हैं, बाकी मैंने एक ट्यूटोरियल से हेल्प लेकर देखा था, सीखा था, और अब इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। दिस इज नॉट कॉपिंग, दिस इज लर्निंग। ऐसे तो डेटा स्ट्रक्चर आप ये नहीं कह सकते, डेटा स्ट्रक्चर आप मेरी वीडियोस से देख रहे हो तो आप मेरा कोड कॉपी कर रहे हैं, दैट इज नॉट कॉपिंग। कॉपिंग इज के बिना सोचे समझे हमने कहीं से कोड उठा लिया है, उसको हमने लिख लिया है रेज्यूमे के अंदर, और अब अगर इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजीज दैट वर यूज्ड, या फिर उसके अंदर किस तरीके से मैंने चीजों को किया। इनफैक्ट नाम भी मैंने सेम रख दिया, सब सेम रख दिया, उसमें अपने कोई चेंजेस मैंने ऐड नहीं किए, कंप्लीटली चीजें सेम है, वो थोड़ी सी कॉपिंग हो जाती है। उस सिचुएशन से हमें बचना है। तो कॉपी नहीं करना, हाँ आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं, सीखने के प्रोसेस से कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि आप हर एक चीज को अगर किसी ट्यूटोरियल से सीखा है उसको अपना यूनिक टच दे पाए। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर, आपका पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है तो 1 हफ्ते नहीं, आपको 3 महीने लगा के टेक्नोलॉजी सीखने, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कम टाइम में करिए जितना आप कर सकते हैं, पर उसको इस तरीके से करिए कि जितना आपने किया है उसके बाद उसके बारे में आप बिल्कुल पूरी तरह आंसरेबल हो, साथ के साथ आप उसमें अपना थोड़ा सा पर्सनल टच डाल पाए, ताकि वो आपका अपना प्रोजेक्ट हो। जब चीजें अपनी हो जाती है ना तो वो याद ज्यादा रहती है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे दिमाग में आ सकता है, व्हेन टू मेक प्रोजेक्ट्स। जो स्टूडेंट्स अपने 1st ईयर या अपने 2nd ईयर में हैं, उनको मैं कहूंगी कुछ महीने लगाने चाहिए, 3 to 4 months एटलीस्ट इन्वेस्ट करें एक अच्छी टेक्नोलॉजी सीखने में और उसके ऊपर अच्छा प्रोजेक्ट बनाने में। ये मैं सजेस्ट करूंगी 1st, 2nd ईयर स्टूडेंट्स को, या वो स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज के अंदर नहीं आए। तो आज जो मैं चीजें डिस्कस कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स 1st, 2nd ईयर में हैं या फ्रेशर्स हैं, वो आज के आज हमें जरूर नहीं है इंप्लीमेंट करनी।
पहले हम अच्छे से डीएसए सीख लें, उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर लें, कोई उसमें इशू नहीं आएगा। तो आज हम चीजें बस सीख सकते हैं, जो टेक्नोलॉजीज में बताऊंगी उनके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उनको हम साथ के साथ चलाते रहें। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कहते हैं 1 ईयर एक्सेस नहीं, 2 ईयर एक्सेस दे दो, 3 ईयर एक्सेस दे दो, 2 ईयर 3 ईयर एक्सेस का यूज ही नहीं है। आप क्या करो, डीएसए को खत्म करो 3 से 4 महीने के अंदर, उसके बाद रिवाइज करो, कोडिंग टेस्ट दो, एंड उसके बाद अपने प्रोजेक्ट शुरू करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, नई टेक्नोलॉजी सीखो। बहुत सारी चीजें आती रहती हैं कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। आप क्यों नहीं अच्छी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते? उससे फिर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, टेक्नोलॉजीज को सीखकर फ्रीलांसिंग करो, बहुत सारी चीजें करने के लिए प्रोग्रामिंग में। तो ये नहीं सोचना कि 1 साल में डेडिकेटेड अपना डीएसए पर लगाना चाहता हूँ कोर्स, नहीं, मुझे बस 3 से 4 महीने लगाने हैं जिसमें मैं सीख लूं, उसके बाद प्रैक्टिस के साथ चीजें सीखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ टाइम सिखा सकता है। और डीएसए में कुछ बेसिक क्लासिकल क्वेश्चंस आपने कर लिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको खुद से ही आएंगी जब आप कॉन्टेस्ट में और पार्टिसिपेट करेंगे, रिविजन करेंगे, चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट सेकंड ईयर वालों की बात। फिर आ जाती है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स जिनका अभी इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो गया है और वो उसी सीजन के लिए टारगेट कर रहे हैं कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना ले, तो वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना है? थोड़ा पैरेलली स्टार्ट करना है, वीकेंड पे टाइम डिवोट कर सकते हैं। अपने जो डीएसए है उस पर तो हमें मेन फोकस करना है, बिकॉज डीएसए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को यूज करके आपके कोडिंग कॉन्टेस्ट क्लियर होने, इसी को यूज करके आपके इंटरव्यूज क्लियर होने हैं। प्रोजेक्ट इज सेकेंडरी, इसलिए प्रोजेक्ट को हम वीकेंड पे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं अगर इंटर्नशिप सीजन आ गया, प्रोजेक्ट डालने ही डालने हैं, या फिर इसको हमें खुद से ही थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। कॉलेज क्लासेस 1-2 छोड़ सकते हैं अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो। फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेसमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है या शुरू करने वाले हैं, मैं बोलूंगी आप पैरेलली इंटर्नशिप के लिए तो आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स टारगेट करने हैं। प्लेसमेंट के लिए मैं बोलूंगी मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स आपको टारगेट करने हैं, मैक्सिमम 3। इतने प्रोजेक्ट्स हमें करने होते हैं अगर हमारे पास कोई प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है। इतने प्रोजेक्ट्स अगर हम करेंगे तो वो थोड़ा ठीक एक्सपीरियंस दिखाएगा हमारे रेज्यूमे के अंदर। अगर हाँ हमारे पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है और एक मैंने अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना दिया रेज्यूमे के अंदर, तो वो इंटर्नशिप लेवल से ठीक है। पर प्लेसमेंट वाले लोगों को मैं बोलूंगी ट्राई करिए एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे के अंदर हों, अच्छे प्रोजेक्ट्स जिसमें अच्छी टेक्नोलॉजीज आपने यूज कर रखी हो, जो एक इंटरव्यूअर को, एक रिक्रूटर को इंप्रेस करें। तो फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स एंड थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो अभी जो इंटर्नशिप सीजन आ रहा है या अभी जो प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, उसके लिए अपने प्रोजेक्ट्स को पैरेलली स्टार्ट कर दें डीएसए के साथ। ज्यादा टाइम डीएसए को ही देना है, प्रैक्टिस को ही देना है। पर अभी वो टाइम आ गया है जो मतलब आर पार वाली सिचुएशन होती है ना, अगले 2 महीने आप लोगों के लिए, थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, वो सिचुएशन आ गई है एंड इट इज अ रियली क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइस। तो अभी हमें थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। बाकी सारी हमारी जो मस्ती वाली चीजें होती हैं वो एक बार प्लेसमेंट लग जाएगी, इंटर्नशिप लग जाएगी, उसके बाद बहुत फुल टाइम होता है। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैटरडे संडे को मस्ती कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में नहीं सोचना। हमें अभी सोचना है कि बेस्ट पॉसिबल कंपनी के अंदर या बेस्ट पॉसिबल जगह पर हम कैसे पहुंच सकते हैं अपने करियर के अंदर। तो अगले 2 से 3 महीने हमें बहुत सीरियसली डेडिकेट करने हैं। तो अपने टाइम को आधा आधा डिवाइड कर दें। एक प्रायोरिटी बना लेना है डीएसए, नंबर 2 प्रायोरिटी बना लेना है अपना कोई प्रोजेक्ट। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस को मैंने आंसर किया है यहाँ पर, जो हो सकता है आपके दिमाग में भी आए हो जब आपने नया नया शुरू किया है। इसके अलावा किसी और के दिमाग में और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन? कैन वी मेक, मितांशु इज आस्किंग, क्या हम गेम्स बना सकते हैं प्रोजेक्ट में? बिल्कुल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में एक और चीज बता दूं, जो आपका मन करे आप वो बना सकते हैं। जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपका मन करे आप वो बना सकते हैं। आपको जो सुंदर, जो अच्छा लगता है आप वो बना सकते हैं प्रोजेक्ट में। लाइव सेशन टाइम 8 PM से 10 PM। एक्चुअली 8 PM हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ना हॉस्टल टाइमिंग हो, तो वो यूजुअली वो वाला टाइम होता है जब मेस खुला होता है। तो मैं नहीं चाहती कोई स्टूडेंट डिनर मिस करे लाइव सेशन की वजह से। कैन वी अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स? आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीसीए। मैं मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, पर मैं एडवाइस करूंगी कि आप जो जो अपना फर्स्ट ईयर है ना उसको अपनी लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करें। क्योंकि जितना ज्यादा, एक्चुअली क्या होता है ना, कॉलेज के अंदर हम नए नए आते हैं तो हमें लगता है कि क्यों ना मैं फ्रीलांसिंग कर लूं, क्यों ना मैं इंटर्नशिप कर लूं, मैं पैसे कमाने पे ध्यान देता हूँ। फर्स्ट ईयर में हमारा ये माइंडसेट होता है, क्योंकि हम देखते हैं ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, लोगों को देखते हैं। पर एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा हमारे अंदर स्किल्स होंगी उतना ज्यादा हम हाईली पेड होंगे इंडस्ट्री के अंदर, और वो अच्छी स्किल्स एक्वायर करने में अच्छा टाइम भी लगता है। इसीलिए एटलीस्ट अपना फर्स्ट ईयर तो फोकस करिए।
आपके पास अगर आपको लगता है इनफ स्किल्स हैं, इनफ एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। या फिर अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि मुझे भी करने की जरूरत है, तो भी आप जाकर करिए। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फर्स्ट ईयर अपना ये जो टाइम है, सबसे क्रूशियल टाइम, इसको आप डेडिकेट करिए। किस लिए? अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि हो सकता है अभी आपको एक ही चीज आती हो, आप सोचे इससे कैसे कमाना है। फर्स्ट ईयर में आपने देख लिया कि 20 ऐसी कौन सी अलग अलग चीजें हैं जिस डिफरेंट डायरेक्शंस में मैं जा सकता हूँ। ओके, जसकीरत खुराना इज आस्किंग, क्या हम दो टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं? डेफिनेटली। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वेबसाइट को देखते हैं, वेबसाइट का क्या होता है? एक फ्रंट एंड होता है जो हमें दिखाई देता है, एक बैक एंड होता है जिसके अंदर यूजुअली हमारा सर्वर साइड का काम चल रहा होता है। तो बैक एंड के अंदर हो सकता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज हुई हो, फ्रंट एंड के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज हुई हो। उसके अलावा अगर मैंने कोई डेटाबेस कनेक्ट किया है, उसके ऊपर डिफरेंट मेरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लग रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके ही एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनते हैं। कभी मतलब जो लार्ज लेवल सॉफ्टवेयर होते हैं, जरूरी नहीं है, बहुत ही रेयर सिनेरियोज होते हैं जब एक सिंगल टेक्नोलॉजी, सिंगल लैंग्वेज को यूज करके बने हो। तो हाँ, हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज का। रेज्यूमे कैसे बनाए? राहुल सिंह इज आस्किंग। रेज्यूमे हम अपने अगले लाइव सेशन या उससे अगले वाले में बना रहे होंगे और बिल्कुल लाइव बैठकर बनाएंगे। तो रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, किस फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, कहाँ कौन सी चीज मेंशन करनी है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, आपका जो रेज्यूमे है उसमें वर्क एक्सपीरियंस तो हमें मेंशन करना ही है। और वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं सजेस्ट करूंगी, अगर हमारे पास एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसे प्रोजेक्ट्स मैं फ्रेशर्स को गाइड कर रही हूँ इंक्लूड करने के लिए, वैसे ही प्रोजेक्ट जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को, उन्हें भी वैसे ही इंक्लूड करने हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल का, करंटली ही इज वर्किंग इन गूगल, उनका मैं आपको रेज्यूमे दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर रखे हैं। तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। जो फ्रेशर लेवल होते हैं, वर्किंग लेवल मतलब वर्किंग प्रोफेशनल वही है कि आप एक टेक्नोलॉजी में कितना 2 से 3 साल एक्सपीरियंस अगर दिखाना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि करंटली अगर आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, आईओएस या ऐसी किसी चीज से रिलेटेड किसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, पीएचपी जैसी चीज पर काम कर रहे हैं, तो फिर वो भी आपका प्रोजेक्ट से ज्यादा एक लेवल ऊपर माना जाता है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपके पास ऑलरेडी अगर इनमें से किसी टेक्नोलॉजी पर एक्सपीरियंस है तो दैट इज स्टिल बेटर देन अ प्रोजेक्ट, तो उसको आप और ज्यादा डिटेल में भी लिख सकते हैं। पर हाँ, उसके साथ साथ आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपको जिस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। क्योंकि आपको भी प्रोजेक्ट एज एन ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ही दिखाना है। आपको प्रोजेक्ट ये नहीं दिखाना कि मैंने एक्चुअली काम करते हुए इसको बनाया, उसको ऐसा साइड प्रोजेक्ट ही दिखाना है। तो वही चीज है, जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ वो हर कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। अगर मैं कह रही हूँ हम एक वेबसाइट बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट में, तो हो सकता है कि एक सेकंड ईयर का बच्चा एक स्टैटिक पेज वाली वेबसाइट बनाए, एक सिंगल वेब पेज ही बना दे। हो सकता है एक फोर्थ ईयर वाला बच्चा उसका फ्रंट एंड भी बनाए, उसका बैक एंड भी बनाए। हो सकता है एक वर्किंग प्रोफेशनल जिनको शायद ज्यादा मेहनत डालनी है, ज्यादा टाइम है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, या ज्यादा हम थोड़ा सा हेवीली प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, तो आप उसमें फ्रंट एंड बनाएं, बैक एंड बनाएं, डेटाबेस बनाएं, बाकी कुछ आप एक्सटर्नल एपीआईज उसमें अच्छी अच्छी इंक्लूड कर सकते हैं डेटा फेचिंग के लिए। उसमें आप हो सकता है मशीन लर्निंग भी साथ में इंटीग्रेट कर दें। तो प्रोजेक्ट तो वैसे ही होते हैं, टेक्नोलॉजीज भी सेम होती हैं। अब वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि कितना आप टाइम लगा सकते हैं, कितना हेवीली, कितना सीरियसली हम इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उतना आप बेटर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड फ्रेशर्स के बीच में। वो फ्रेशर के पास अगर टाइम है तो वो बेटर प्रोजेक्ट बना ले, वर्किंग प्रोफेशनल के पास है तो वो बेटर प्रोजेक्ट बना ले। ऑल राइट, ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ। फ्यू क्वेश्चंस को तो मैंने कवर कर लिया है। ओके,
नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात करेंगे कि एक आइडियल प्रोजेक्ट हमारा कैसा दिखना चाहिए। तो पहले हमें पता होगा ये जो सारी की सारी चीजें हैं आइडियल प्रोजेक्ट वाली, ये मैं इस तरीके से बता रही हूं कि अगर हमारे पास टाइम है और हम पूरा अपना कंप्लीट एफर्ट डाल रहे हैं, तो किन किन चीजों को मुझे थोड़ा सा टिक मार्क करने की जरूरत है। इन चीजों को अगर हम टिक मार्क कर पा रहे हैं तो फिर वो मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट उसको काउंट करूंगी और वो बिल्कुल रेज्यूमे में लिखने लायक प्रोजेक्ट है। पर अगर हम आइडियल में मान लीजिए हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम होस्ट नहीं करा पा रहे, उतना टाइम मुझे नहीं मिल रहा होस्टिंग सीखने के लिए, कुछ और सीखने के लिए, मान लेते हैं मैंने बोला 2 से 3 आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए तो आप एक ही बना पा रहे हैं, उतना टाइम नहीं है। तो जो सिर्फ कंस्ट्रेंट आ रहा होगा आइडियल पर जाने से आपको रोकते टाइम, वो सिर्फ आप कितना टाइम लगा रहे हैं प्रोजेक्ट को बनाने में एंड कितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, उसके अलावा और कोई कंस्ट्रेंट नहीं आएगा क्योंकि रिसोर्सेस सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है इस आइडियल डायरेक्शन की तरफ जाने की, मुझे कोशिश करनी है। उससे अगर मैं थोड़ा सा कम हूं तो हमेशा उसको पुश ही करना है। फिर चाहे आप ऑलरेडी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर हैं, या फिर हम किसी ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए वो है एक यूनिकनेस। हमारा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल एक ट्यूटोरियल था ऑनलाइन और 50, क्योंकि एक रिक्रूटर का हम माइंडसेट अगर समझे, अगर मैं एक कंपनी में बैठी हुई कोई रिक्रूटर हूं, दिस इज अ सर्वे विच सेज एक रिक्रूटर एक रेज्यूमे को ऑन एन एवरेज 7 सेकंड तक देखता है। 7 सेकंड तक मैं आपके रेज्यूमे पर नजर डालूंगी, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम में अगर मुझे कुछ इंप्रेसिव नहीं दिखा तो क्या मैं स्टॉप करने वाली हूं आपके रेज्यूमे पर? बिल्कुल नहीं। इसीलिए देयर शुड बी सम यूनिकनेस। अब मैं बता देती हूँ यूनिकनेस किन केसेस में नहीं होती। बहुत सारे आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कि टिक टैक टो नाम का एक गेम है, उसको आप बना लो, या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा प्रोजेक्ट हम C++ में मैंने बनाया था, कहां पर? स्कूल के अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमने बना लिया, या फिर और भी कुछ चीजें। तो यूजुअली ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाए होते हैं। लाखों इंजीनियर्स हैं जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं। कंपनीज अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा नहीं है, तो एक सिंगल कंपनी के पास कितने ज्यादा रेज्यूमेज आते होंगे, और उन सारे रेज्यूमेज में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसीलिए अगर मुझे क्राउड से बाहर निकलकर स्टैंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में कुछ यूनिकनेस लानी पड़ेगी। यूनिकनेस लाने के काफी सारे तरीके होते हैं। एक तो हो सकता है कि आप अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी बना लें अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स में से। पोर्टफोलियो इज बेसिकली एक वेब पेज, एक वेबसाइट अच्छी सी आपने सुंदर सी थीम वाइज बनाई जिसके ऊपर आपने सारी अपनी इंफॉर्मेशन मेंशन की है, और उसमें आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट को गेम की फॉर्म में बनाते हैं, वो एक बहुत स्पेशल यूनिकनेस हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को सेम पोर्टफोलियो वेबसाइट पर ही ऐसे होस्ट करा देते हैं, जैसे आपने अगर एप्पल की वेबसाइट देखी होगी तो पूरी मूव करती है, सारी चीजें मूव कर रही होती हैं, बहुत सुंदर यूआई होता है। तो उस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को हम दिखा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, वो एक यूनिकनेस लाने का तरीका है। दूसरा यूनिकनेस लाने का तरीका है, अगर हम किसी ट्यूटोरियल को फॉलो भी कर रहे हैं तो जैसे ही वो ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दूं, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दूं, वो एक तरीका होगा कुछ यूनिकनेस लाने का। तो तरीके वही रहेंगे, बस मुझे क्या करना है, मुझे फ्लेवर ऐड कर देना है, अपना फ्लेवर। अगर मान लेते हैं मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूं, मैंने कोई ट्यूटोरियल देखा जिसमें कुछ गेम चल रहा था, मान लेते हैं मैंने फुटबॉल के स्कोर्स कैसे ट्रैक करते हैं उससे रिलेटेड मैंने कोई ऐप देख ली, ऐप कैसे बनाते हैं, और मैंने उसको कस्टमाइज कर दिया किस हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से। या मैंने क्रिकेट की कोई एपीआई देख ली, मैं इंटरव्यूअर को बोल सकता हूँ कि मेरे हॉबीज में अपने में क्रिकेट लिखा हुआ है, मैं क्रिकेट लवर हूँ, इसीलिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो लेटेस्ट जो मैचेस होते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, उसके स्कोर्स को ट्रैक करती है, या मैच कौन जीता वो मतलब लाइव स्ट्रीम करके, लाइव स्ट्रीम तो मैं नहीं कहूंगी बट उसी टाइम पर मुझे दिखा देता है स्कोर, या पहले जितने भी मैचेस रहे थे उनमें क्या स्कोर्स था, किसके सबसे ज्यादा बेटर जो थे, कितने इनिंग्स में इतना, ठीक है। तो जो चीजें प्रोजेक्ट को आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड बनाएं, बेसिकली हमें उन चीजों को और ज्यादा रिफ्लेक्ट कराना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी हॉबीज का टच दे सकते हैं, अपने इंटरेस्ट का टच दे सकते हैं। आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, आप स्पॉटिफाई का क्लोन बना सकते हैं, उसमें अपने ही कुछ गाने डालकर चला सकते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, वो एक यूनिकनेस लेकर आएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहली चीज जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए वो है यूनिकनेस।
अब दूसरी चीज मैं बता देती हूँ। दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो है अच्छा यूआई, क्योंकि पहली बार आपके रेज्यूमे को, आपके प्रोजेक्ट को जो देखता है वो एक इंटरव्यूअर नहीं देखता। वो कौन देखता है? वो एक रिक्रूटर देखता है। रिक्रूटर कौन होते हैं? रिक्रूटर मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। मैनेजमेंट वाले लोग, एचआर, हायरिंग वाले लोग जो देखते हैं रेज्यूमेस को, प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करने का काम करते हैं। तो वहां पर जब वो आपके प्रोजेक्ट को देखें, तो वहां अगर उन्हें एक ऑलरेडी होस्टेड लिंक मिलेगा, वेबसाइट मिलेगी, ऐप मिलेगी जिसका बहुत ही अच्छा यूआई है, या आपने डायरेक्टली गिटहब की रेपो की तरफ डायरेक्ट कर दिया और वहां पर आपने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं अपने प्रोजेक्ट के, तो अगर वो सुंदर दिखते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति जिसको कोड समझ नहीं आता, उसे लगता है कि सुंदर वेबसाइट, सुंदर प्रोजेक्ट, सुंदर ऐप, सुंदर गेम के पीछे का कोड भी बहुत सुंदर है। भले ही वो उतना सुंदर ना हो, वो बहुत ही बेसिक सा कोड हो, पर जो चीज सुंदर दिखती है लोगों को लगता है वो सुंदर है भी अंदर से। इसीलिए एक प्रोजेक्ट का जो यूआई है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहली नजर उस पर एक कोडर नहीं डाल रहा होगा, पहली नजर उस पर एक नॉन टेक्निकल पर्सन यूजुअली डालता है। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे कॉलेज के अंदर जो है अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए हमारी एक वेबसाइट होती थी, पर बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज होते हैं। कॉलेज सरकारी कॉलेज है, तो लोग ज्यादा कंसर्न है नहीं, मुझे नहीं पता टेंडर किसने उठाया हुआ था उस वेबसाइट का। बाकी तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐप डिजाइन की, और अब क्या होने लगा, पिछले 1-2 साल के अंदर ऐप के ऊपर ही लोग अटेंडेंस अपडेट करने लग गए। तो ऐसे एग्जांपल्स आप अपने कॉलेज में भी देख सकते हैं। मेरे कॉलेज के अंदर एक प्रॉपर वेबसाइट भी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाई थी, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लोग अपलोड करने लगे, तो उसकी पूरी लाइब्रेरी उन्होंने बना दी। तो वो जिन लोगों ने उस वेबसाइट को बनाया, जिन लोगों ने उस ऐप को बनाया, वो एक्चुअली आज की डेट में एक इंटरव्यूअर के पास जाकर कह सकते हैं कि हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इनफैक्ट यहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज भी निकलते हैं। अगर आप ऐसे कॉलेज ग्रुप्स में हैं और आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो बहुत स्टार्टअप आइडियाज भी निकल जाते हैं। मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट है, एक सीनियर है मेरे, शायद डीटीयू के साथ उन्होंने, या ऐसा कुछ है, पोस्टमैन नाम की एक कंपनी सुनी होगी आपने, एक स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न स्टेटस पर है अभी, यानी $1 बिलियन से ऊपर की इसकी वैल्यूएशन है कुछ। मतलब बहुत सुंदर और बहुत ही बेसिक, पूरी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड थी। मतलब आप सोचेंगे स्टार्टअप्स, हम सोचते हैं बड़ा बड़ा कुछ करेंगे, बहुत कूल कुछ कर रहे होंगे, इन्होंने क्या किया था, मतलब शायद एपीआईज एपीआई कॉल्स लगाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था शुरुआत में। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तब शायद इनका थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था आना। मतलब उस टाइम पर पोस्टमैन को ज्यादा लोग नहीं जानते थे जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी, पर आज की डेट में देव बिकम अ यूनिकॉर्न। और ये जो पोस्टमैन वाली चीज थी, ये उन्होंने कैसे शुरू की थी, ये एज अ साइड प्रोजेक्ट शुरू की थी, क्योंकि इन्हें कोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो एज अ प्रोजेक्ट उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या आप अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखते हैं और आप उसको एज अ प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर पाते हैं, मैं नहीं कह रही आप बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट करिए जिसके अंदर लाखों लोग आकर रजिस्टर कर रहे हैं एज अ यूजर। अगर 2 लोगों को भी आपकी चीज काम की लगती है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो पता ही होता है, एक रिक्रूटर को बहुत सालों हो गए हैं रेज्यूमे देखते हुए, एक इंटरव्यूअर को बहुत सालों हो गए हैं, तो उन्हें पता होता है कि कौन से प्रोजेक्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए गए हैं, कौन से में एक्चुअली वैल्यू ऐड की गई है, कौन से ने एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो अगर ये वाली चीज आप कर पाते हैं ना, तो वो तो मैं कहूंगी दिस इज अ गोल्डन प्रोजेक्ट फॉर यू। बाकी यूजुअली अगर ये नहीं भी हो पाता, तो मैं वही चीज रिपीट करूंगी, परफेक्शन को चेज नहीं करना, जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आए, हमें एक्सीलेंस को चेज करना है, यानी इतना कर लेना है कि हमारा काम निकल जाए। नेक्स्ट जो चीज होनी चाहिए कि आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जो डेटा के साथ डील करता है और अपना उसके पास कुछ बैकएंड हो। डेटा के साथ यूजुअली आज की डेट में डेटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स जो कंपनी के पास हो सकता है। तो आप कोशिश करिए आप डेटा बेसिस के साथ किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रिलेट करें, तो वो अच्छा लगता है देखने में। अगर मान लीजिए आप यूजर्स को भी रजिस्टर कर पा रहे हैं, उनका डेटा है आपके पास, वो किसी ना किसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसका डेटा है आपके पास, या आपने अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करा दिया है, उस पे आपने एनालिटिक्स लगा दिया है, कितना ट्रैक कर पा रहे हैं कितना नहीं, तो वो स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं ऐसी चीजें। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं जहां डेटा के साथ, बैकएंड के साथ हम डील कर रहे हो। उसके अलावा हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स को हम गिटहब पर डाल देते हैं, या फिर हम
मतलब कभी होस्ट ही नहीं करते, हमारे लोकल में ही पड़ा रहता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा रहता है हमारा प्रोजेक्ट। और अगर किसी इंटरव्यूअर को देखना होता है तो वो डायरेक्टली बस हमसे कोड ही खुलवा सकते हैं। तो क्यों ना हम उसको होस्ट करें। मैं नहीं कह रही आप पेड होस्टिंग कराइए, बहुत सारी फ्री होस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल है, आप डायरेक्टली होस्ट करा सकते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है उसको आप डायरेक्टली जाकर देख पाएंगे, या आपने एमएल को रिलेट किया है किसी वेब पेज के साथ, जोड़कर दोनों को बनाया है, तो उसको आप डायरेक्टली जाकर देख पाएंगे। तो होस्ट करा सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को। और कितने प्रोजेक्ट सफिशिएंट है, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया कि अगर आप इंटर्नशिप्स को टारगेट कर रहे हैं, एक तो मिनिमम रखिए, 2 आप रखते हैं तो दैट इज गुड। प्लेसमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, 2 मिनिमम रखिए, 3 आप करते हैं दैट इज गुड। 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट इतने जरूरी नहीं है। फिर आपके पास अगर टाइम है 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट करने का, तो उन्हीं 3 को आप बहुत अच्छे से कर लें। इंटर्नशिप के टाइम पर आपके पास टाइम है 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट का, तो उन्हीं 2 को आप बहुत अच्छे से कर लें। तो 2 to 3 प्रोजेक्ट्स इज अ रियली गुड टारगेट। इससे ज्यादा हमें प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, हमें क्वालिटी बढ़ानी है। ये गलती मैंने की थी। मैंने क्या किया था, शुरुआत में मैंने 4-5 प्रोजेक्ट्स लिख दिए थे अपने सेकंड ईयर के अंदर या कभी जाकर। तो उतने प्रोजेक्ट्स नहीं लिखने होते, ये मुझे एक्चुअली गूगल रिक्रूटर ने बताया था। तो उतने नहीं लिखने होते, अच्छे से 2 to 3 प्रोजेक्ट्स आर एनफ फॉर योर रेज्यूमे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक आइडियल प्रोजेक्ट कवर करता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर कि किन किन टेक्नोलॉजीज पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। ऑफ कैंपस के लिए कैसे अप्लाई करें उसको भी हम कवर करेंगे आने वाली लाइव सेशंस के अंदर। बिग कंपनीज वांट हाई लेवल प्रोजेक्ट्स, इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगी कि आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हैं तो उन्हें प्रोजेक्ट्स में कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं, और एक बड़ी एमएनसी को जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हमारा सेल्स फोर्स हो गई, ऐसी कंपनीज को कितना फर्क पड़ता है। सेल्स फोर्स इज अ कंपनी, इट गिव्स अ रियली गुड पैकेज, आई थिंक 30+ या 40+ एलपीए कुछ पैकेज होता है उनका। क्या ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना नेसेसरी है? ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना नेसेसरी नहीं है, आप सोलो प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। पर हाँ, कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर मतलब एचआर जो राउंड होते हैं उसमें ये पूछ सकते हैं कि आप बताओ टीम वर्क का आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम में हो सकता है आपके पास ग्रुप प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ना हो, आपने कॉलेज का कुछ और किया हो, कॉलेज में लैब वर्क किया हो साथ में टीम के साथ, तो आप उसको भी बता सकते हैं। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें बता सकते हैं, ये मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं इस लेवल पे खेल के आया हूँ और टीम के साथ मैंने स्पोर्ट्स खेला है। तो टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, वो वाला एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए एचआर राउंड में बताने के लिए। बाकी जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट को हम टीम में ही करें। क्या क्लोन्स बना सकते हैं हम? रियल वर्ल्ड जो एप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, कुछ लोग यूट्यूब का क्लोन एज अ प्रोजेक्ट बना लेते हैं, स्पॉटिफाई का क्लोन एज अ प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ट्विटर का क्लोन एज अ प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, पर इसको लर्निंग पर्सपेक्टिव से ज्यादा बनाएं। जैसे अगर ऐसा क्लोन अगर आप बनाते हैं यूजुअली, तो रिक्रूटर मतलब उतना इंप्रेसिव नहीं होता वो। पर हाँ, क्लोन में अगर आप अपनी कुछ एडिशनल चीज ऐड कर देंगे, स्पेशल टच ऐड कर देंगे, तो उसको रिक्रूटर एज अ पॉजिटिव थिंग लेंगे। अगर कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं कोर्स को, कोई बात नहीं। क्योंकि एट दी एंड करना तो है ही। मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो इंटरव्यूज में डीएस से ही पूछेंगे, तो एट दी एंड हमें करना ही होता है। अब वो 3rd ईयर में करें, 4th ईयर में करें, ग्रेजुएशन के बाद करें, कंपनी में काम करते हुए करें, या 1st ईयर से कर लें। अच्छा, आदित्य शर्मा, जिन प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर यानी कोड करके। अभी तो जैसे क्लासेस में हम जावा पर कोड करते हैं, पर प्रोजेक्ट्स को हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बना सकते हैं। तो एट द एंड हम लिख कोड ही रहे होंगे, उससे अब रिजल्ट में वेबसाइट आएगी, रिजल्ट में गेम आएगा, रिजल्ट में कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आएगी, रिजल्ट में कोई ऐप आएगी, वो बस डिफरेंट होगा। क्या हम जावा को यूज करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं जावा को यूज करके प्रोजेक्ट। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी हम क्या बना सकते हैं। जो हम क्लासेस में कोड करते हैं वो एक्चुअली डीएसए एल्गोरिदम्स हैं। डीएसए एल्गोरिदम्स प्रोजेक्ट नहीं होती, पर हाँ, डीएसए एल्गोरिदम्स को अप्लाई करके हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है।
ओके अब कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं जिनको यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर, इनफैक्ट मैं सब कहूंगी सबसे इजी टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में भी अगर आप सिर्फ एक फ्रंट एंड बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएं और आप उसको अच्छा बना सकते हैं, मैं नहीं कह रही कि फ्रंट एंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते, आप उसको बहुत अच्छा फ्रंट एंड बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत ही कम लोगों को, सीएसएस एक चीज होती है, सीएसएस इज यूज्ड टू एड स्टाइल टू अ वेबसाइट। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनको ढंग से सीएसएस आती हो। तो अगर आप सीएसएस को भी मास्टर कर लेंगे तो वहां पर अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, ऑन कर लो, बीच में कोई नहीं मिस हो गया। क्या मिस हुआ है? कुछ नहीं मिस हुआ, ज्यादा कुछ नहीं मिस हुआ। मैंने सिंपली टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया था, ये हमारी टेक्नोलॉजीज हैं। इजी लेवल के कितने क्वेश्चन सॉल्व करें मीडियम लेवल पर मूव ऑन करने से पहले? अगर आपको लग रहा है 4-5 क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो गए इजी लेवल के, तो अब बस मूव ऑन कर जाओ मीडियम पर। इफ आई डू 5 to 6 प्रोजेक्ट्स तो गिव प्रायोरिटी। 5 to 6 करो ही मत ना, मैं आपको कह रही हूँ आप 2 से 3 प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे लेवल के कर लो, वो 5 to 6 के बराबर आपको रिटर्न देंगे। कॉलेज अगर Tier 3 का है या थोड़ा सा कम अच्छा है तो इंटर्नशिप कैसे करें? उसके लिए हमें ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ कैंपस इंटर्नशिप में सबसे बेटर चांसेस होते हैं हमारे, अगर हमारे कॉलेज के अंदर कंपनीज नहीं आती तो दैट इज आवर बेस्ट चांस। उसको अप्लाई करने के लिए हम रेफरल्स ले सकते हैं, ऑलरेडी हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी तो हमें रेफरल्स मिलने में आसानी होगी ऑनलाइन। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यस आप डेफिनेटली बना सकते हैं। अच्छा, एक विवेक कह रही है मुझे तो सारी टेक्नोलॉजीज पसंद है तो मैं क्या करूं? ये जो सारी की सारी मैंने टेक्नोलॉजीज मेंशन की, ये सारी की सारी पसंद है तो क्या करो? तो सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है, या तो ये एनालाइज कर लो या थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लोर करके देख लो। 1 महीना 2 महीना वेब डेवलपमेंट पर लगा कर देख लो, 1-2 महीना ब्लॉकचेन पर लगा कर देख लो, अच्छा लग रहा है क्या? थोड़े टाइम में खुद ही पता चल जाता है, 1-1.5 महीना हम लगा देते हैं किसी चीज पर कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई पूछ रहा है वॉइस असिस्टेंट में बनाना चाहता हूँ, डेफिनेटली पॉसिबल। यू कैन गो आउट देयर एंड एक्सप्लोर, आप बिल्कुल बना सकते हैं कॉलेज के अंदर। क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हैं। इनफैक्ट स्टार्टअप्स लाइक इट, यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एंड टू एंड पूरा काम करवाते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली AWS जैसे प्लेटफॉर्म पर या डायरेक्टली Azure जैसे प्लेटफॉर्म पर पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस है, आप क्यों नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं उनको, वो अच्छे लगेंगे। अच्छा, अमन पूछ रहे हैं कोई स्पेसिफिक डीएसए शीट दोगे क्या दीदी? डीएसए शीट, व्हाट इज अ डीएसए शीट? यूट्यूब पर अगर आपने कभी देखा हो, इट इज अ शीट फुल ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको 300 क्वेश्चंस दे दिए, 400 क्वेश्चंस दे दिए, 600 क्वेश्चंस दे दिए, जिनको जाकर आप स्पेसिफिकली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है ऑलरेडी अपना कॉलेज के ऊपर, मैंने एक 375 क्वेश्चंस की डीएसए शीट डाली हुई है, जिसमें सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन है। हमारा जो पूरा कोर्स है उसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस उसी डीएसए शीट के कर रहे हैं, यानी
किसी प्लेटफॉर्म पर लीड कोड पर मान लो हमारे पास मीडियम लेवल का या हार्ड लेवल का कोई क्वेश्चन है, हमारे पास दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर है, तो हम काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो उसी डीएसए शीट के कर रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ, इनफैक्ट आने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स में कर रहे होंगे। तो डीएसए शीट की हमें अभी जरूरत नहीं है अगर हम अल्फा को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने क्वेश्चंस पर ध्यान दे लें, क्लासिकल क्वेश्चन जो क्लास में कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ध्यान दे लें, और जो मैंने कॉन्टेस्ट बताए थे लास्ट लाइव क्लास के अंदर उनके अंदर पार्टिसिपेट कर लें, दैट इज एनफ। उसके बाद भी अगर हमारे पास टाइम ही टाइम है और ज्यादा, तो फिर हम वो 375 क्वेश्चंस वाली डीएसए शीट के ऊपर जाकर टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब जो चीजें काफी स्टूडेंट्स का डाउट होगा, ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें मैंने बताई, ऐप डेवलपमेंट बताया, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बताया, ये मुझे अल्फा के साथ करना है, अल्फा के बाद करना है? तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, जो फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको तो अल्फा के बाद करना है जब अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटर्नशिप सीजन प्लेसमेंट सीजन आ गया है, वो अल्फा के साथ कर लें, क्योंकि उनका रेज्यूमे सबमिट करने का टाइम आ गया है और रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो इसीलिए उनके लिए अभी स्टार्ट करना पैरेलली जरूरी है। फर्स्ट सेकंड ईयर वाले मर्जी है आपकी, आप अभी मैनेज कर सकते हैं टाइम के साथ तो अभी अभी कर सकते हैं, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ डीएसए को यूज करके हमारे पास क्या क्या अलग अलग हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। पहला सबसे बेसिक एग्जांपल होगा सुडोकू सॉल्वर। हमने बैक ट्रैकिंग वाला चैप्टर अगर कंप्लीट कर लिया तो मुझे पता होगा सुडोकू क्या होता है। आई होप सबको पता हो। कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया, एक बार चैट में मुझे लिखकर प्लीज बताना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया, ठीक है, ओके। तो बैक ट्रैकिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सुडोकू सॉल्वर नाम की हमने प्रॉब्लम करी है, उसी को यूज करके विजुअली जावास्क्रिप्ट से आप उसको दिखा सकते हैं। एल्गोरिथम सेम रहेगा, उसी को यूज करके आप वेबसाइट बना दीजिए जिसपे एक सुडोकू आपने बनाकर दे दिया है और उसके अंदर आप एलिमेंट्स को भरवा रहे हैं, नंबर्स को भरवा रहे हैं। तो वो आपका एक प्रोजेक्ट हो सकता है यूजिंग ओनली डीएसए। सॉर्टिंग विजुअलाइजर भी बनाते हैं काफी सारे लोग। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है ना ऊपर वाले काफी सारे, ये काफी ज्यादा लोग बनाते रहते हैं। तो इसमें अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं इनमें से कोई, तो उसको अपना पर्सनल टच जरूर देना है, क्योंकि एक तो इन प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी बहुत सारे लोग बनाते हैं, दूसरा मैंने इस लाइव क्लास के अंदर बना दिया तो वैसे ही बहुत सारे लोग बना लेंगे। तो प्रोजेक्ट्स को अपना स्पेशल टच इसलिए देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हजारों बच्चे बना रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप खुद से थोड़ा सा एफर्ट डालकर डालेंगे। तो दूसरा हम सॉर्टिंग विजुअलाइजर बना सकते हैं। सॉर्टिंग विजुअलाइजर क्या होता है कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ा था जो हमने किसके अंदर पढ़ा था, डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर। क्विक सॉर्ट को यूज करके एक एरे कैसे सॉर्ट होता है वर्सेस मर्ज सॉर्ट को यूज करके, तो उसको आप आंखों के सामने सॉर्ट होते हुए देख पाएंगे। ऐसे विजुअलाइजर्स होते हैं जिनको हम बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हम एक फोन डायरेक्टरी बना सकते हैं जिसके लिए हमें एक डबली लिंक लिस्ट की मदद पड़ेगी, या हम ट्री सेट की फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब आगे जो डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ मेंशन्ड है, इनमें से काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमने अभी करे नहीं है, हम करने वाले हैं। तो पहले उन डेटा स्ट्रक्चर्स को मैं कर लूं अच्छे से, उसके बाद ही मैं इन प्रोजेक्ट्स को बनाऊं। पहले बना लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले डेटा स्ट्रक्चर को करना है अल्फा के अंदर, उसके बाद इनमें से मैं कोई प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। तो बैक ट्रैकिंग तो मैंने ऑलरेडी कर ही लिया है, तो फिर सुडोकू सॉल्वर हम अभी बना सकते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ ही लिए हैं, तो सॉर्टिंग विजुअलाइजर अभी बना सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट अभी पढ़ा नहीं है, एक दो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, तो फोन डायरेक्टरी उसके बाद बना सकते हैं। मैप्स को पढ़ेंगे बाद में जाकर, हफमैन कोडिंग पढ़ेंगे। बैक ट्रैकिंग के अंदर नाइट मूव्स मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाले प्रॉब्लम असाइनमेंट के अंदर। ये दिस इज वेरी सिमिलर टू एन क्वींस प्रॉब्लम जो बैक ट्रैकिंग में मैंने पढ़ा है, वैसा सा ही है, बस जावास्क्रिप्ट को से इसको इंप्लीमेंट करना है ताकि वेब पेज बन जाए। तो इसको भी मैं एज अ प्रोजेक्ट बना सकती हूँ यूजिंग डीएसए। आगे जाकर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रहे होंगे तो उसको यूज करके स्नैक एंड लेट, क्या बोल दिया मैंने ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है उसको ग्राफ्स के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, इट्स अ सर्चिंग टेक्निक। तो उसको यूज करके हम स्नेक्स एंड लैडर्स वाला एक गेम है उसको बना सकते हैं। ग्राफ्स को यूज करके हम ट्रैवल प्लानर जैसी चीज बना सकते हैं। कैश फ्लो मिनिमाइजर मैं बना सकती हूँ ग्राफ्स को यूज करके। व्हाट्सएप की लिस्ट में बना सकती हूँ यूजिंग LRU कैश।
टेक्स्ट एडिटर्स बना सकते हैं जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट जैसी चीजें, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, हम गूगल डॉक्स यूज करते हैं, वैसे खुद का भी टेक्स्ट एडिटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? स्टैक नाम के डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। स्टैक्स को भी हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स आइडियाज हैं, इनमें से कुछ के मैंने आपको ट्यूटोरियल्स भी दे दिए हैं, फ्री ट्यूटोरियल्स, जिनको मैं भी शेयर कर दूंगी इस लाइव के बाद। तो ये वन ऑफ द फ्यू आइडियाज हैं जो मैंने शेयर किए हैं। बाकी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ के, एल्गोरिथम को पढ़ के आपके दिमाग में कोई स्पेशल आइडिया आता है, आप उसको भी इंप्लीमेंट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जिनके लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इस वीडियो के बाद। वेब डेवलपमेंट के मैंने काफी सारे लिंक दे दिए हैं, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के दे दिए हैं, iOS ऐप डेवलपमेंट के दे दिए हैं, ब्लॉकचेन के दे दिए हैं, मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और डीएसए बेस्ड प्रोजेक्ट्स के मैं ट्यूटोरियल्स मैंने शेयर नहीं किए क्योंकि मुझे कोई अच्छा मिला नहीं। तो मैंने क्या किया, गिटहब के लिंक्स आपको दे दिए। गिटहब के आपको लोगों के कोड दिख जाएंगे, तो आप कोड से सीख सकते हैं, फिर अपना कोड अलग से लिखना है, कॉपी नहीं करना, इनमें से किसी को भी कॉपी नहीं करना, हमेशा यूनिकनेस लाने की कोशिश करनी है। तो ये सारे के सारे जो ट्यूटोरियल लिंक्स हैं, इनको मैं लाइव सेशन के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप जाकर, जैसे आपको टाइम मिलता है, आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे रेज्यूमे की। अब जो है लाइव सेशन के अंदर मोस्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। मुझे पता है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सीजन आ गया प्लेसमेंट इंटर्नशिप का, तो दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स, ताकि उनका टाइम काफी बच जाए। तो उसको मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकली लिखना कैसे होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे ये मेरा सेकेंड ईयर का रेज्यूमे है, और इसमें मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स का अपना एक सेक्शन बनाया था। उसके अंदर मैंने कोई हेल्थ केयर पोर्टल बनाया था जिसमें मैंने डॉक्टर को एज अ यूजर दिखाया था, पेशेंट रजिस्टर कर सकते थे, नर्सेज आ सकती थी, और इसके अंदर मैंने डीबीएमएस का यूज किया था। मेरा एक्चुअली ये डीबीएमएस सब्जेक्ट था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज के अंदर, और उसके लिए मैंने इसको प्रोजेक्ट बनाया था और इसी को मैंने अपने रेज्यूमे में डाल दिया। सेकेंड ईयर में जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पर मैंने इसी रेज्यूमे को सबमिट किया था। तो इसके अंदर मैंने टेक्नोलॉजीज मेंशन कर दी कि मैंने MySQL यूज किया, HTML CSS यूज किया, बूटस्ट्रैप यूज किया, और बैकएंड के लिए मैंने Node.js यूज किया है। Node.js इज बेस्ड अपॉन जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से मैंने पहले क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसके 4-5 फीचर बता दिए कि ऑटोमेटिक असाइनमेंट हो सकता है डॉक्टर का पेशेंट के साथ। मैंने उसमें एक्चुअली छोटा सा सिस्टम बनाया था। मेरा सिस्टम क्या था कि अगर पेशेंट आ जाता है तो क्या होगा, वो डॉक्टर जिसके पास सबसे कम अपॉइंटमेंट्स हैं, अभी जिसके पास सबसे कम पेशेंट है, उसको ये वाला पेशेंट असाइन हो जाएगा और डायरेक्टली पेशेंट की अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाएगी इस डॉक्टर के साथ। तो इस तरीके का मैंने सिस्टम बनाया था। हम अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं अलग से। तो ऐसी चीजों को यूज करके मैंने माई केयर इसको नाम दे दिया है। माई केयर क्यों है, ऐसे ही है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे थे तो माई केयर दिमाग में आए, तो मैंने इसको माई केयर नाम दे दिया है। उसके बाद मेरी रूममेट थी, उसके साथ मिलके मैंने ये वाला एक प्रोजेक्ट बनाया था, विच वाज बेसिकली अ बुक लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अब आपको दिख रहा होगा ना, मैंने क्या बोला था कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट मत बनाना, क्योंकि सब बनाते हैं, मैंने भी बनाया हुआ है। सेकंड ईयर के अंदर मैंने भी बनाया था ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें फंक्शनैलिटी क्या थी, आप बुक्स को सर्च कर सकते हैं, ऑथर्स को सर्च कर सकते हैं। उस टाइम पर गूगल की एक एपीआई होती थी, अभी तो मुझे नहीं पता फ्री है या नहीं, शायद उस टाइम पर फ्री होती थी। ये प्रोजेक्ट मैंने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर बनाए थे, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मिलाकर। तो उस टाइम पर मैंने चारों प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर गूगल एपीआई होती थी गूगल बुक्स की, उस एपीआई को मैंने यहाँ पर यूज किया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोफाइल आप मैनेज कर सकते हैं अपनी। फ्रंट एंड मैंने बूटस्ट्रैप से बनाया था, बैक एंड को मैंने Node.js हैंडल बार्स यूज किए थे टेम्पलेट्स बनाने के लिए, MySQL को यूज किया था डेटाबेस के लिए। इसको मैंने ऐसे ही लीवोफ्लाई नाम दे दिया, कोई लॉजिक नहीं लीवोफ्लाई नाम देने का। फिर मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था, इसके अंदर मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई थी जिस पे मैंने वेदर एपीआई यूज की थी। तो एपीआई मुझे बहुत पसंद आती थी, तो मैं एपीआई को यूज करके प्रोजेक्ट बनाना पसंद करती थी। तो एक वेदर एपीआई को मैंने यूज किया था। मैंने इसके अंदर बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज की थी फ्रंट एंड के लिए, गूगल मैप्स की एपीआई यूज की थी, और वेदर एपीआई यूज की थी डेटा के लिए। उस टाइम पर तो ये गूगल मैप्स की एपीआई फ्री होती थी कितने भी कॉल्स के लिए शायद। आजकल इसमें आपका बैकग्राउंड में शायद गूगल मैप्स लिखा हुआ आता है, हम ज्यादा रिक्वेस्ट भेज नहीं सकते इस एपीआई को, ऐसा सा कुछ उन्होंने कंस्ट्रेंट लगा दिया है। तो इसको मैंने नाम दे दिया था क्लाउड पॉइंट। फिर मैंने एक बनाया था स्टूडेंट ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे, जहां पर स्टूडेंट आ सकता था, अपने जो ग्रीवेंसेस है, कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है, उसको सबमिट कर सकते थे। तो ये भी मैंने बनाया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम से मेरा एक सब्जेक्ट था कॉलेज के अंदर, उसके अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया था। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स मेरे सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट्स थे। और ये मतलब
देखकर ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको लग रहा होगा पता नहीं बहुत ही भयंकर है, कितना टाइम लगा होगा। फ्रैंकली इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। आप ऐसा एक प्रोजेक्ट इजीली 2 मंथ्स के अंदर बना सकते हैं। तो इतना कोई हमें एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट नहीं करना, और आप ट्यूटोरियल को फॉलो करके बनाएंगे फिर तो आप 1 हफ्ते के अंदर भी बना सकते हैं। पर हाँ, चीजें सीख लेना टाइम लगाकर, मैं ये नहीं कह रही कंप्लीटली कॉपी कर लेना है, कम टाइम है हमारे पास तो सीखनी जरूर है चीजें। सो जस्ट फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव कि प्रैक्टिकली देख ले रेज्यूमे के अंदर लिखते कैसे प्रोजेक्ट। सेकेंड ईयर के अंदर मैंने ऐसे लिखा था, पर क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हो तो आप मेरा सेकेंड ईयर वाला कॉपी नहीं करना, फोर्थ ईयर वाले जैसे लिखना है। फिर सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में मैंने ड्राफ्ट बनाया मतलब अपने रेज्यूमे को थोड़ा मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश करी। कैसे किया, मैंने एक और मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट कर लिया था थर्ड ईयर के अंदर, तो उसको मैंने लिख दिया ट्विटर बॉट डिटेक्शन। उस टाइम पर बहुत चलता था ये वाला प्रोजेक्ट, बॉट डिटेक्शन वाला, कि एक क्लासिफायर बनाया जैसे ट्विटर पर जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो किसी बॉट ने किए हैं या ह्यूमन ने किए हैं, उससे रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट था। ये सारे मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगाए थे। एंड इसको मैंने अपना पर्सनल टच कैसे दिया, काफी सारे लोग आपको बोलेंगे यूट्यूब वीडियोस में कि ट्विटर बॉट डिटेक्शन बहुत यूजुअल टॉपिक है, तो मैंने प्रोजेक्ट को अपना पर्सनल टच इस तरीके से दिया। आपको याद होगा जब मैं कॉलेज में थी तो सीए एनआरसी एक मूवमेंट आया था इंडिया के अंदर, कोई शायद बिल पास हुआ था उससे रिलेटेड था। तो उस टाइम पर काफी सारे ट्वीट्स हुए थे रिलेटेड टू सीएए एंड एनआरसी इशू। तो मैंने प्रोजेक्ट को पर्सनल टच इस तरीके से दिया कि उस टाइम पर सीए एनआरसी इस हैशटैग के साथ जितने भी ट्वीट्स हुए थे उनमें से कितने बॉट अकाउंट्स ने किए थे और कितने नॉर्मल ह्यूमंस ने किए थे, उन ट्वीट्स का जो परसेंटेज है मैंने वो फाइंड आउट करने के लिए ट्विटर बॉट डिटेक्शन को यूज किया। तो वो मेरा एक पर्सनल टच हो गया। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट मेरी टीचर को, दिस वाज पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट मेड इन अनदर सब्जेक्ट। अब मुझे शायद उस सब्जेक्ट का नाम याद नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट था कॉलेज के अंदर, बस उन टीचर को उतना अच्छा लगा था कि उन्होंने बोला था इस पे आप रिसर्च पेपर लिख दो। बट मैं और मेरा जो टीममेट था हमारे पास टाइम नहीं था, दिस वाज अ टीम प्रोजेक्ट। बट ठीक है, ऐसा आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नॉर्मल चीज को थोड़ा सा पर्सनल टच, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टच, जैसे अब मैं कहानी बता सकती हूँ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि सीए एनआरसी इशू आया था इंडिया के अंदर, उससे रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो ऐसे इंटरव्यूअर भी मतलब आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई कोई कहानी होगी तो वो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। ये तो बहुत बेसिक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है कि मैंने पेपर पर लिख दिया 7, तो मेरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रिकॉग्नाइज कर ले कि ये 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ये 7 नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मैंने प्रोजेक्ट क्या बनाया था, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने लिखा कैसे प्रोजेक्ट्स को। पहले मैंने ऊपर प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा है, फिर मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वो प्रोजेक्ट है वो लिखा है, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को एक सिंगल लाइन में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद मैंने उसकी क्या दिखाई है, टेक्नोलॉजीज दिखाई है कि ये एल्गोरिथम्स इसके अंदर यूज हो रही हैं। पाइथन यूज हो रहा है, एसक्यूएल यूज हो रहा है, पांडास यूज हो रहा है। इसके अंदर माई एसक्यूएल, नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, ये टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। तो अपनी टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी होता है मेंशन करना रेज्यूमे के अंदर। तो ये तो मेरा ड्राफ्ट था जिसमें आप देख पा रहे हैं नीचे तक मैंने काफी सारी चीजें लिख दी थी। फाइनल जो मेरा निकल कर आया था उसमें मैंने एक एक लाइन में खत्म कर दिया था प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आपके पास इंटर्नशिप्स बढ़ जाएंगी तो आप प्रोजेक्ट को कम जगह देंगे। तो जब आप बहुत सारी चीजें कर लेंगे, मतलब फोर्थ ईयर में आ जाएंगे या आप काफी टाइम स्पेंड कर लेंगे प्रोग्रामिंग करते हुए, आप कंपनीज के अंदर काम करना शुरू कर देंगे, तब आप के पास वो पॉइंट आ जाएगा जब आपको चूज करना पड़ेगा रेज्यूमे से हटाऊं क्या, क्योंकि रेज्यूमे है तो सिंगल पेज का ही, तो उससे आपको सबसे कम इंपॉर्टेंट चीजें हटानी पड़ेंगी। तो बेस्ट तरीका प्रोजेक्ट्स को लिखने का रेज्यूमे में ये होगा, आप अपना नाम लिखिए, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद कौन से टॉपिक पर बनाया, कौन सी टेक्नोलॉजी पर बनाया है। एक लाइन के अंदर कोशिश करिए डिस्क्राइब करने का कि उस प्रोजेक्ट पर करना किया क्या है हमने। और अगर मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है तो क्या करना है, तो मल्टीपल लाइंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो नहीं, पर यहाँ पर मैंने मल्टीपल लाइंस में डिस्क्राइब किया। तो ऐसे अगर हमारे पास कम प्रोजेक्ट्स हैं या कम चीजें हैं लिखने के लिए रेज्यूमे में, तो चीजों को हम ज्यादा लाइंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या स्पेशल चीज है उसको हम बता सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने दिखाया है, ये एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो ये फाइनल थर्ड ईयर का निकल कर आया था। फोर्थ ईयर में अब तो मैंने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हटा दिए हैं, 3 प्रोजेक्ट रखे हैं मैंने।
ये ट्विटर बॉट यूजेज वाला, बिकॉज दिस वाज अ स्पेशल प्रोजेक्ट टू मी, इससे रिलेटेड मैं कहानी बता सकती हूँ हर बार। तो ये प्रोजेक्ट मैंने रखा है। मेरा हेल्थ केयर पोर्टल मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें मैंने फ्रंट एंड भी बनाया है, बैक एंड भी बनाया है, डेटाबेस भी बनाया है। तो ये मैंने फुल जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उसको क्योंकि यहाँ पर बनाया है। हेल्थ केयर पोर्टल वैसे देखने में सिंपल लगता है, पर क्योंकि मैंने काफी सारी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज करी थी, इसीलिए मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने रेज्यूमे के अंदर अभी भी मेंशन किया है। उसके अलावा एपीआई बेस्ड, ये डिफरेंट हो गया जस्ट बिकॉज इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोजेक्ट, इसीलिए मैंने इसको अपने रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ है। तो ये मेरा 4th ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट वाला सेक्शन था। इसी तरीके से हमें भी लिखना है, अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं हमें। अब दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द रेज्यूमे ऑफ वन ऑफ माय मेंटर्स। जब मैं अपने, आई थिंक आई वाज इन माय 3rd ईयर, या 3rd ईयर खत्म हुआ था, 4th ईयर में थी, इतना अभी याद नहीं है। तो देयर वाज अ मेंटर ऑफ माइन, गूगल SPS नाम का एक प्रोग्राम होता है गूगल का, जिसमें ऑल ओवर इंडिया शायद उन्होंने 60 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था। अप्लाई नहीं कर सकते थे लोग, इनवाइट किया था, तो उसका इनविटेशन मेरे पास आया था। तो उस प्रोग्राम के अंडर इट्स लाइक अ अनपेड इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, हमें गूगल का कोई एक मेंटर असाइन था, बेसिकली सारी चीजें जो एक इंटर्नशिप में होती हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ही वाज माय मेंटर देयर। वो हमारा प्रोजेक्ट जो थे डायरेक्टली ओवरसी कर रहे थे। आई थिंक ही हैज 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गूगल, इस तरीके का कुछ है। तो इनका जो रेज्यूमे था उसका मैं स्क्रीनशॉट है। इनके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स ने, इन्होंने 4 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर रखे हैं। पहले तो वही एक डेटा सेट, ये इनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पर बेस बनाया हुआ, मशीन लर्निंग टूल्स। तो ये ML का प्रोजेक्ट हो गया। यूजुअली फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट है ना, लोग ML AI पर ही बनाते हैं काफी कॉलेजेस के अंदर। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी। तो फाइनली प्रोजेक्ट इन्होंने भी मशीन लर्निंग पे बनाया हुआ है। उसके अलावा एक C++ की लाइब्रेरी इन्होंने लिखी हुई है, जिसके अंदर ML एल्गोरिथम्स ही हैं। बेसिकली ML हम यूजुअली पाइथन में लिखते हैं, इन्होंने C++ से इंप्लीमेंट करके लाइब्रेरी बना दी। तो ये प्रोजेक्ट दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, पर इतना मुश्किल नहीं है। तो आप भी चाहें तो सिमिलर चीजें बना सकते हैं। फिर डॉकर एज अ सर्विस नाम का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एक फैकल्टी के अंदर, विच इज, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये प्रॉक्सी सर्वर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। और साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट के साथ हम यूजुअली डेट्स भी बताते हैं। फॉर सम रीजन मैंने नहीं लिखी हुई, अपडेटेड रेज्यूमे के अंदर होगी शायद। यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के नीचे डेट्स लिखी हुई हैं, तो हमें भी डेट्स लिखनी पड़ेगी। या हम बता सकते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, या फिर मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट था, या मशीन लर्निंग का मैंने कोर्स किया था उसके अंदर प्रोजेक्ट था, कैसे था वो भी हम बता सकते हैं। This is a screenshot from the resume of one of my friends who's working in Salesforce. Salesforce is a really good company. काफी अच्छा उनका पैकेज होता है, इंटर्नशिप का पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है सनशाइन नाम से, एक API यूज की है, और उसको यूज किया है टू एनालाइज वेदर एट एनी लोकेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो, जावा फॉर बैकएंड, XML फॉर फ्रंट एंड। तो एक ऐप बना दी है जिसके अंदर वेदर दिख रहा है, API को यूज कर लिया, जावा की हेल्प से बैकएंड बना दिया ऐप का, XML की हेल्प से फ्रंट एंड बना दिया है। ये एक प्रोजेक्ट हो गया। URL शॉर्टनर API स्प्रिंग बूट को यूज करके बनाया है। इनफैक्ट इसको मैंने सजेस्ट भी करवाया है। कहाँ से दिया है मैंने ये, यहाँ पे आप देखेंगे टाइनी URL। दिस इज बेसिकली अ URL शॉर्टनर, जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मैप्स एंड कोलिजन का लॉजिक। दिस इज अ DSA बेस्ड प्रोजेक्ट। तो ये बनाया हुआ है। This person also did an internship in Microsoft, by the way. So I'm assuming the same resume got shortlisted. एक 1-to-1 चैट एप्लीकेशन बनाई हुई है इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके, इमेज मैनिपुलेशन, OpenCV पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। तो इस तरीके से आप भी अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दिए कि जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं कंपनीज के अंदर, उनमें किस तरीके के प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड होते हैं। होपफुली आप इनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लेंगे, थोड़े से आइडियाज ले लेंगे। इनफैक्ट अगर आप सेम भी देखकर ऑनलाइन जाकर सर्च कर लें, उसको समझ लें, फिर आपको खुद ही 4 डिफरेंट आइडियाज आ जाएंगे कि इसके 4 डिफरेंट वर्जन क्या होते हैं, उनमें से एक वर्जन आप बना सकते हैं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार हमें रियल लाइफ रेज्यूमे दिख जाता है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं कि अच्छा इस तरीके से लिखे हैं, ये टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को हमें यूज करना है।
तो काफी सारी चीजें मैंने कवर कर ली है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज। 2 काम मुझे अभी करने हैं कि जिन स्टूडेंट्स को डाउट है या जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, अभी कॉलेजेस के अंदर शुरू नहीं हुआ है कॉलेज या इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए मैं उनके साथ कुछ हेल्पफुल लिंक्स शेयर कर दूंगी ताकि हमें डिटेल में टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए और हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आगे क्या सीखनी है अल्फा के बाद वो हमें समझ में आ जाए। दूसरा, मैं ट्यूटोरियल्स के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि अगर किसी की इमरजेंसी है तो डायरेक्टली जाकर शुरू कर सके, नहीं तो टाइम है तो बाद में जाकर उन ट्यूटोरियल्स को देख लें। और मैं होप करूंगी कि आप भी अपनी तरफ से जाकर कुछ ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी लास्ट जो मैं आपको सेंडिंग अवे मैसेज देना चाहूंगी, दैट इज बेसिकली स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग एज स्पेशल एज यू। आप जितने स्पेशल है उतने एक अच्छे से प्यारे से स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ काम करना शुरू करें। एंड जिस चीज के साथ शुरुआत की थी उसी को रिमाइंड कराऊंगी लास्ट में, परफेक्शन का वेट नहीं करना, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। क्योंकि मैं परफेक्शन का वेट करती तो मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड ही नहीं लिख पाती। अगर कोई और परफेक्शन का वेट करता तो शायद शुरू ही नहीं कर पाती। परफेक्शन का वेट कभी नहीं करना, जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं बस आगे बढ़ना है उन्हीं को यूज करके और एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। परफेक्शन आएगी नहीं आएगी वो बाद में देखा जाएगा। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशल। आई होप आई हैव गिवन यू एनफ इंस्पिरेशन। फर्स्ट सेकंड ईयर वाले नॉलेज के लिए एक्सप्लोरेशन शुरू कर दें, थर्ड फोर्थ ईयर वाले सीरियसनेस के साथ रेज्यूमे के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें। और लास्ट में मैं थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। रिसर्च पेपर क्या हम बना सकते हैं, रिसर्च पेपर पर काम कर सकते हैं। वासुदेव, आपको क्वींस समझ में नहीं है, एन क्वींस तो ड्राई रन करके देख लो, छोटी एन क्वींस के लिए ड्राई रन करके देख लो, इट विल बी क्लियर। अच्छा हाँ, रिसर्च पेपर आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक बनाया हुआ है और मैंने उसको लिखा भी हुआ है रेज्यूमे के अंदर, वो मेरे से मिस आउट हो गया। रिसर्च पेपर कैसे कर सकते हैं, अपनी किसी कॉलेज की फैकल्टी को आप टच करिए। यूजुअली लोग जो पीएचडी कर रहे होते हैं या ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेसर होते हैं, इन लोगों को अपने अंडर स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो इनके लिए काम कर सके। तो वो स्टूडेंट्स इनके लिए एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर सकें, डेटा के ऊपर काम कर सके, बहुत सारे इनके पास काम होते हैं फैकल्टीज के पास। तो आप इनके स्टूडेंट बन जाइए, मतलब जो इनके लिए काम कर दें। तो यूजुअली कोई ना कोई फैकल्टी किसी ना किसी रिसर्च पेपर रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम ही कर रही होते हैं। यूजुअली ये प्रोजेक्ट्स 4 से 6 महीने तक चलते हैं। आप इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो जब वो पेपर छपेगा उसके अंदर आपका भी नाम होगा एज ऑथर और उसको आप अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ऐसे प्रोजेक्ट बनाने का जो रिसर्च बेस्ड है। पर हाँ, दीज प्रोजेक्ट्स ये जो है मास्टर्स के अंदर ज्यादा हेल्प करते हैं अगर आप एमएस टाइप की चीज करने वाले हैं। और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स जिनको हमने डिस्कस किया है अभी, जो थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो आपको कंपनीज के अंदर ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अब मास्टर्स करने का प्लान है तो उस टाइम पर रिसर्च प्रोजेक्ट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। जीसॉक में क्या क्या चाहिए, जीसॉक होता है गूगल समर ऑफ कोड। जीसॉक के अंदर बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई हो सकता है सी प्लस प्लस पे हो, कोई हो सकता है पाइथन पे हो, कोई हो सकता है ब्लॉकचेन पर हो, मुझे नहीं पता ब्लॉकचेन के आए हैं नहीं आए हैं, कोई हो सकता है आपका वेब डेवलपमेंट पर हो, देखना पड़ेगा मुझे भी प्रोजेक्ट्स को, कोई हो सकता है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट पर हो, कोई हो सकता है मशीन लर्निंग पर हो। तो जिस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है उस हिसाब से आप उस टेक्नोलॉजी को सीखना यूज शुरू कर सकते हैं। लेक्चर्स पढ़ रहे हैं पर खुद से होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। होमवर्क प्रॉब्लम में से आधे क्वेश्चन इसी हिसाब से दिए गए हैं कि वो क्लासिकल प्रॉब्लम्स है और फर्स्ट टाइम अगर हमसे सॉल्व नहीं होते तो घबराना नहीं है, ठंडी सांस लेनी है, सॉल्यूशन को देख लेना है अपने। मैंने देख लिया 3-4 सॉल्यूशन सोच लिए, 3 चारों गलत है, तो कम से कम मैंने आज ये तो सीखा कि 3-4 ऐसे सॉल्यूशन है जो काम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करूं, मैं एक्चुअल सॉल्यूशन को देख लूं, उसको रन करूं, उसको ड्राई रन करने की कोशिश करूं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, थोड़ा सा लॉजिक बनाने की कोशिश करूं, उसके मैं नोट्स बना लूं और अगली बार के लिए मुझे वो याद रहे। या फिर एक बार सॉल्यूशन कर देख के अगर मैंने क्वेश्चन कर लिया तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं इंटरनेट पे सर्च करूं, ये भी हम कर सकते हैं।
सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड जो है वीडियो लाइव क्लास ऐसा कुछ रखने का सोच रही हूँ। तो उसके लिए आई विल रिसर्च, जिन स्टूडेंट्स को डाउट है सेकेंड ईयर में कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए थोड़े से पहले रिसोर्सेज इकट्ठा कर लूँ आप लोगों को, तो मैं बेस्ट आपको दे पाऊंगी। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं करनी एक साथ। लिप्शिता का डाउट है सारी टेक्नोलॉजीज कैसे करें, सारी एक साथ नहीं करनी, इनमें से एक दो ही करनी है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर से शुरू करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर या तो वेब डेवलपमेंट कर लो, ऐप डेवलपमेंट कर लो। सेकंड ईयर के अंदर जो इनमें से नहीं किया उसके ऊपर ध्यान दे लो। थर्ड ईयर के अंदर आप एमएल एक्सप्लोर कर सकते हो, ब्लॉकचेन कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। तीनों एक्सप्लोर करने का नहीं कह रही, तीनों में से एक एक्सप्लोर करने का कह रही हूँ। बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी सालों की जर्नी है, बहुत टाइम मिलेगा ये सारी चीजें करने के लिए, सबको एक साथ नहीं करना। पर हाँ, जिसको कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है, तो ये सारी एक साथ नहीं करनी। डीएसए के क्वेश्चंस को एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होगी। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतना ज्यादा आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज द बेसिक फंडा। इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। याद है जेई नीट में कितनी ज्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। मोटिवेशन कोई स्टूडेंट पूछ रहा है मोटिवेशन कैसे आएगी, डिसिप्लिन से आएगी। टाइम फिक्स कर लो कि इसी टाइम पर मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है हमेशा। और आदत डाल लो, आदत डाल लो, क्या सोचो, अपने गोल्स के बारे में सोचो, मेरा गोल क्या है, मुझे कौन सी कंपनी में जाना है, कहाँ में जाने का टारगेट कर रहा हूँ। हमेशा मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले सोचती हूँ, फिर मैं अपने गोल्स के बारे में सोचती हूँ। जैसे मैं कहाँ से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स कैसे, मेरे पेरेंट्स की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे जो छोटे भाई हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनको कैसे गाइड करना चाहती हूँ, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, किस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हम पहले उसके बारे में सोच लें। फिर हम ये सोचें, बच्चे की तरह जब हमने शुरू किया था पढ़ाई लिखाई करना है, बाकी चीजें करना, तो हमारे क्या सपने थे, इंजीनियरिंग करने से पहले हमारे क्या सपने थे, अभी मैं कंपनी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे क्या सपने हैं। और मुझे पता है एक ही आंसर है अपने सपनों को अचीव करने का, वो है हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। तो अल्टीमेटली जब आपका गोल्स बड़े होंगे ना, तो ये दोनों चीजें आप कर ही लेंगे। तो वेट नहीं करना एक तो मोटिवेशन का कभी भी, कि मोटिवेशन आएगी तभी पढ़ेंगे, पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि सपने बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम दोबारा मेरे पास आएगा नहीं। बहुत ही ऐसे लग रही होगी कि बहुत ही बड़े लोगों वाली बातें चल रही हैं, बट मेरे पापा ने बचपन से बोला था, इनफैक्ट हर रात को हमारा एक सेशन होता था पूरा इन चीजों का, जिसमें मेरे पापा ऐसे मुखिया ऑफ द हाउस बन के ऐसे बता रहे होते थे सबको। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते थे, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, मतलब दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। इनकी जितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब अभी तो सुनने में सिर्फ शब्द लग रहे हैं, पर जो एक्चुअली रियल लाइफ इनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। दे कैन चेंज द वर्ल्ड, दे कैन चेंज योर लाइफ। तो हार्डवर्क, डिसिप्लिन आप रखिए अपने साथ, मोटिवेशन खुद आती रहेगी। मोटिवेशन नहीं आ रही, कोई नहीं ना, मोटिवेशन का क्यों वेट करना है, मेरे पास गोल्स इतने बड़े, मैं मोटिवेशन का वेट थोड़ी करूंगा, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा फिर। तो मोटिवेशन का वेट नहीं करना, पढ़ाई लिखाई शुरू कर देनी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से जो है प्लेसमेंट क्रैक होती है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन हमें मजेदार लगा होगा। आज हमने प्रोजेक्ट्स को काफी डिटेल में कवर किया। रिसोर्सेज मैं कोशिश करूंगी अगले कुछ घंटे में शेयर कर दूं, नहीं तो कल कल सुबह तक तो हो ही जाएंगे शेयर। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी डल जाएगी, बीच में कोई सेशन अगर कोई छोटा सा पार्ट मिस आउट हो गया है और मुझे लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं हल्का सा बीच में ही रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो को हम कभी भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप अल्फा में हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में, आपको प्रोजेक्ट 2 महीने बाद बनाना शुरू करना है, 3 महीने बाद बनाना शुरू करना है, तो दोबारा आकर इस वीडियो को हम देख सकते हैं, सारी चीजें वहीं के वहीं रहेंगी। पर थर्ड फोर्थ ईयर्स को मैं दोबारा से गाइड करूंगी, दोबारा से मैं उनको अर्ज करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्रोजेक्ट पर पैरेलली थोड़ा सा ध्यान दे लें। और प्लीज थर्ड फोर्थ ईयर स्पेशली, और वो स्टूडेंट्स
जो अभी कॉलेज जो अभी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस को टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें अपनी प्रिपरेशन को सीरियस लेना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी शुरू होने वाले हैं और साथ के साथ हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, रेज्यूमे बनाने हैं और थ्योरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं थोड़े से। तो ये सारी चीजें ना मैनेज करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम खुद पर थोड़ा सा हार्ड होंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे। तो अभी 1-2 महीने बहुत ही डिसिप्लिन होने का और अच्छे से खुल के मेहनत करने का टाइम आ गया है। एंड आई एम 100% श्योर, अभी आपने 1-2 महीने मेहनत लगा दी, मजे ही मजे हैं। जो हमें बोलते थे ना 12th में मेहनत लगा दी तो मजे ही मजे हैं। पर यार एक बार जॉब आपकी लग जाती है तो काफी फ्री माइंडेड हो जाते हैं आप भी, आपके पेरेंट्स भी, फैमिली भी, तो सबको काफी पॉजिटिव फील होता है। तो वो एक्चुअल मजे ही मजे हैं जो वो जॉब लगने के बाद और जॉब शुरू होने से पहले वाले होते हैं। तो वो वाला टाइम हमें बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने को मिलेगा। तो आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही हो। मिलते रहेंगे ऐसे ही और लाइव सेशंस के अंदर, मिलते रहेंगे ऐसे ही अपने लेक्चर्स के अंदर। लेक्चर्स को टाइमली कंप्लीट करना है। सेम मैसेज मैं हर बार देती हूँ, सेम मैसेज, ताकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना सुने उसको सुन जाए। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, दे विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एवरी टर्म। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।